कार्बी आंगलों की खबरें आज चारों ओर फैली हुई है। हम आज इस एपिसोड में सिर्फ इसके कारण ही नहीं बल्कि कार्बी आंगलों के इतिहास को भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले हमें लेकिन कुछ बातें समझनी होंगी। आज जो कार्बी आंगलों में हो रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही है एक लड़ाई है। दरअसल ये क्षेत्र असम के अंदर एक प्रोटेक्टेड और शेड्यूल्ड एरिया है। आपने बार बार इस मुद्दे में टीजीआर और पीजीआर के नाम भी सुने होंगे। एक्चुअली ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होने के कारण एनिमल हस्बेंड्री ये ट्रेडिशनली इनके साथ अटैच्ड है। जैसे हर जगह के अपने बंदोबस्त होते हैं, यहाँ भी इसके लिए ग्रेजिंग लैंड्स तय किए गए हैं, मतलब सिर्फ चराई के लिए, जानवरों की चराई के लिए ये लैंड्स एलोकेटेड हैं। हालांकि इनके कंसेप्ट थोड़े से अलग है, पर आप इसे एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कंपेयर कर सकते हो, बट दे आर अगेन डिफरेंट जस्ट फॉर कंपेरिजन। वीजीआर का मतलब होता है विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और पीजीआर का मतलब होता है प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। वीजीआर सिर्फ ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीजीआर में आप कैटल रेजिंग भी कर सकते हो और ये एरिया सिर्फ इसी के लिए कानूनन यूज किया जाना चाहिए। फिर भी असम के रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, जिसके साथ कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ किया जा सकता है। पर हाल में यहाँ के लोकल्स के अनुसार ये जगह इलीगल एनक्रोचेस से भर गए हैं। अब आगे के डिस्कशन में हम इस पूरी घटना को समझते हैं। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र प्राचीन काल से डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज का निवास स्थान रहा। इनमें प्रमुख रूप से कार्बीज, तिवाज, बोरोस और मार्श शामिल हैं। कार्बी लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। ये क्षेत्र पहाड़ी और जंगली होने के कारण लाइक मोस्ट ऑफ द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाहरी शासन यहाँ काफी हद तक कम रहा। अहोम साम्राज्य के समय भी कार्बी पहाड़ियां पूरी तरह से इनके नियंत्रण में नहीं थी। हालांकि कभी कभी टैक्स और फ्रेंडली रिलेशंस इसके साथ एस्टैब्लिश किए जाते थे। 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदाबू के बाद असम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर आया। ट्रीटी ऑफ यंदाबू पर मैंने इस एपिसोड में बात की है, आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत में अंग्रेजों ने कार्बी पहाड़ियों में कम इंटरफेरेंस दिखाया, लेकिन बाद में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बढ़ाया और पुलिस चौकियां स्थापित की गई। लेकिन तब भी नॉर्थ ईस्ट के बाकी पहाड़ी क्षेत्र की तरह ही इस क्षेत्र में अंग्रेजों का कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लैंड सेटलमेंट और बाहरी लोगों के इमिग्रेशन से लैंड रिलेटेड इश्यूज शुरू हुई। ट्राइबल कम्युनिटी में यह भावना बढ़ी कि उनके आइडेंटिटी और जमीन दोनों ही खतरे में हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और कार्बी आंगलोंग पूरी तरह असम राज्य का हो गया। लेकिन इतिहास बताता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही यहाँ के लोगों ने अपना भविष्य सुधारना चाहा। इस दिशा में सैमसन सिंह इंगती ने पहल की। इन्हें कार्बी नेशन और कार्बी नेशनलिज्म का फादर और आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने कुछ अन्य एजुकेटेड एलाइट लोगों के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू की, जिसका उद्देश्य कार्बी पीपल में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना था। और सबसे पहला कार्बी सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कार्बी और दरबार कहा जाता है, 1946 में गठित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस के समय बोर्दोलोई सब कमेटी ने यह पाया कि हिल एरियाज में विकास तो हुआ था, लेकिन वो कंसिडरेबल होने के बावजूद अनइक्वल था। मिकिर और गारो हिल्स, जो कि पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के हिस्से थे, उस समय पूरे क्षेत्र के मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में माने गए। 18 मई 1947 को दरबार ने बोर्दोलोई कमेटी को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें कार्बीज के लिए एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की मांग की गई। एज ए सेड, अभी के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के तरह ही ये क्षेत्र असम के एक्सक्लूडेड एरियाज में आते थे। बट गौर करने वाली बात यह है कि कार्बी लोगों ने उस वक्त तक कभी सेपरेट स्टेट की मांग कभी नहीं की। इंस्टेड हमेशा से उनकी मांग रही कि उन्हें एक ग्रेटर ऑटोनॉमी की जरूरत है। एंड फॉर दिस रीजन 17 नवंबर 1951 को यूनाइटेड मिकिर और नॉर्थ कचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया। इसके लिए द देन नोगा डिस्ट्रिक्ट से 4421.12 स्क्वायर किलोमीटर्स और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से 4382.28 स्क्वायर किलोमीटर्स क्षेत्र को अलग किया गया। इसके बाद 23 जून 1952 को 6 शेड्यूल के प्रावधानों के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया। इन सब स्टेप्स का उद्देश्य आदिवासियों को अपनी भूमि पर अधिकार, अपनी परंपराओं की रक्षा और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रदान करना था। आफ्टर दैट इन 1970 यूनाइटेड मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट कर मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कचर डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। एक्चुअली मेघालय और नागालैंड का जो स्टेट गठन हुआ था, स्टेटहुड जो अचीव हुआ था,
ऐसा माना जाता है कि ये एक कैटालिटिक फैक्टर था। फिर 14 अक्टूबर 1976 को मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर कार्बी आंगलोंग रखा गया और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके बाद 1995 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चलते कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम बदलकर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल रखा गया। पर यह सफर जिस तरह बताया जा रहा है इतना स्मूथ नहीं था। एक उग्रवाद संगठन का भी जन्म हुआ, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स यानी KPLT। इसका मानना था क्योंकि कार्बी लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन दीपू में सेंटर था और बाकी असमीज लोगों का दिसपुर में, इसीलिए कार्बी आंगलोंग के लोगों को इसके चलते स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता रहा। इसके कारण उनके क्षेत्र असम के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के तुलना में पिछड़ता रहा और यहां से उनकी एक अलग राज्य की मांग शुरू होती है। और इन कारणों से इस दौरान वायलेंस और कम्युनल टेंशन के चलते डेवलपमेंट में भी काफी बाधाएं आई। इसके अलावा समय समय पर कार्बी और बोरो समुदाय के बीच संघर्ष भी हुए। मुख्य कारण लैंड डिस्प्यूट, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आइडेंटिटी और राइट्स रहे। इन क्लैशेस में हमेशा लेकिन आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए KPLT कैसे बना इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले के समय से अलग 1990s के बाद कार्बी स्टेटहुड की मांग आर्म्ड मिलिटेंसी का समर्थन मिलने लगा। 1996 में दो ग्रुप्स कार्बी नेशनल वॉलंटियर्स यानी KNV और कार्बी पीपल्स फोर्स यानी KPF का गठन हुआ। हालांकि ये मिलिटेंट आउटफिट्स वो प्रोमिनेंस हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें अपेक्षा थी और लगातार स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते रहे। इसके बाद 1999 में दोनों संगठनों ने एक ही बैनर के तहत आकर खुद को यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी यानी UPDS का नाम दिया। 2002 में UPDS ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट में प्रवेश किया, लेकिन 2004 में UPDS के एंटी टॉक फैक्शन ने कार्बी लोंगरी नॉर्थ कल्चर हिल्स लिबरेशन फ्रंट यानी KLNLF का गठन किया। फिर 11 फरवरी 2010 को KNLF ने भी दिफू में आयोजित एक समारोह में सरकार के साथ मिलकर एक सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया। इस अवसर पर KNLF के 403 कैडर्स ने अपने हथियार डाल दिए थे। हालांकि सेरेमनी से कुछ दिन पहले अमिताभ हांसे के नेतृत्व में कुछ 17 कैडर्स हथियारों के साथ अलग हो गए और बाद में KPLT का गठन किया। इस ब्रेकवे ग्रुप ने यह घोषणा की कि जब तक कार्बी पीपल की ग्रीवेंसेस और एस्पायरेशंस को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे आर्म्ड स्ट्रगल करते रहेंगे। इस फैक्शन ने खुद को 3 सब ग्रुप्स में विभाजित किया जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्षेत्र में डिफरेंट लीडर्स के अंदर काम कर रहे थे। अब टेक्निकली लोगों की नजरों में UPDS के पीस एग्रीमेंट के बाद यही एक ग्रुप कार्बी स्टेटहुड के लिए लड़ रहे थे। कार्बी आंगलोंग पीस एकॉर्ड 2021 इस क्षेत्र के इतिहास में एक माइलस्टोन है जो तब आया जब भारत सरकार ने कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स के साथ और कुछ अन्य गुटों के साथ एक एकॉर्ड साइन किया। इस समझौते का उद्देश्य इस क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करना, उग्रवादियों को अमनेस्टी देना और विकास को बढ़ावा देना था। समझौते में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इंडिजिनियस कल्चर की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बहुत मदद मिली। हालांकि समझौते में जो शर्तें थी उसे पूरे करने में अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। कार्बी और बोरो लोगों के बीच तनाव, साथ ही लैंड राइट्स और ऑटोनॉमी से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी ऑनगोइंग डायलॉग के टॉपिक्स हैं और इसे समाधान की बहुत जरूरत है। इन हालातों में जहां इनकी अपनी पहचान और अस्तित्व ही मझधार में है, यहाँ 6 शेड्यूल एरियाज होने के बावजूद इनकी जमीन पर नॉन इंडिजिनियस लोगों के अटेम्प्टेड सेटलमेंट्स अभी के बवाल का कारण है, मेन कारण है। 6 शेड्यूल के बारे भी मैंने अपने इन एपिसोड्स में बात की है, अगर आप चाहें तो इन एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा, आपको काफी जानकारी मिलेगी। अभी जैसे मैंने कहा, इन 6 शेड्यूल एरियाज में इस शेड्यूल के प्रोविजंस के खिलाफ यहाँ कुछ नॉन इंडिजिनियस लोग सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे अपने सोर्सेज से पता किया है, इस संदर्भ में 2024 के अर्ली पार्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कम से कम 10,000 एनक्रोचर्स को 7,184.7 एकड़ से इविक्ट करने की नोटिस दी थी। लेकिन फिर इसके खिलाफ इन लोगों ने, मतलब जिनके खिलाफ नोटिस निकाला गया था, उन्होंने प्रेसिडेंट से इस क्षेत्र को डी रिजर्व करने की मांग की। बात एस्केलेट होती है, लोग गवर्नमेंट से अपनी मांग रखने के लिए इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर उतर आते हैं। हालांकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, पर जब इन स्ट्राइकर्स को पुलिस उठाकर ले जाती है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये अरेस्ट नहीं था, बल्कि हंगर स्ट्राइकर्स के हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन लोग इसे अरेस्ट मानते हैं। कारण कुछ भी हो दोस्तों, पर हिंसा तो भयानक भड़की है। यहाँ
चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के पुश्तैनी घर को जला दिया गया, लोग जख्मी हुए, इंटरनेट सस्पेंड हुई और बहुत कुछ। अब वीजीआर पीजीआर एनक्रोचमेंट से जुड़े मामले में यहां के लोकल्स के कंसर्न में उनकी ड्रॉपिंग पॉपुलेशन भी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन, 1951 में उनकी आबादी 74% थी, पर 1991 के आते आते 51% का हो गया। इसके अलावा वे ये भी मानते हैं कि जब हिंदी, इंग्लिश और असमीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती हैं तो कार्बी क्यों नहीं। ले देकर बात यही है कि उन्हें अपना फ्यूचर और फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करना है। इस मुद्दे को लेकर जहां तक मेरी रिसर्च हुई है, उस आधार पर मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। मैं किसी भी तरह से बायस्ड आइडिया शेयर नहीं करूंगा और ना ही मेरा इरादा किसी कम्युनिटी को हर्ट करना है। तो मैं जहां तक समझता हूं इस मसले का जड़ 1950s और 60s से जुड़ा हुआ है और ये वही रिजोल्व किए जा सकते थे, या ये भी हो सकता था जब मेघालय को स्टेटहुड दिया जा रहा था तभी स्टेटहुड ले लेते, कार्बी वाले स्टेटहुड ले लेते तो आज जो हालात है वो उस वक्त ही सुधर जाते। मैं यहां किसी भी तरह से किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, पर जिस तरह मेघालय के 3 कम्युनिटीज खासी, गारो और जयंतिया के उनके असम के बाकी आबादी से कल्चरली अलग होने को बेस बनाकर 1972 में उन्होंने स्टेटहुड लिया था, उसी तरह कार्बी वाले ले लेते तो यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स भी आज आराम से जी रहे होते। लेकिन यकीनन मैं ऐसा मानता हूं कि उस वक्त भी इन्हीं के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट रही होगी और इसीलिए शायद इन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाई। आज के डेट के कंपैरिजन में उस वक्त स्टेट क्रिएशन ज्यादा आसान होता, क्योंकि एट द टाइम हमारा देश एक शेप ले रहा था, पर एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर के बाद उसमें चेंजेस लाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी सच है कि 6 शेड्यूल एरियाज में बाहरी लोगों को सेटल नहीं किया जा सकता, ये इलीगल है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर यह भी शुरू में लीगली फाइट की जाती तो बहुत हद तक अभी तक रिजोल्व हो चुका होता। यहां वायलेंस और गन्स की एक्टिविटीज ने इन एरियाज को भी लीगली आगे जाने नहीं दिया और लोगों को किसी तरह का फल सौंप दिया। आज जो मांगे यहां के लोग कर रहे हैं वो भी जायज है, पर कोई भी सरकार इन हालातों में किसी भी तरह से ड्रास्टिक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसके लिए उन्हें समय देना ही होगा। मान लीजिए सारे एनक्रोचर्स को ये एक ही रात में वहां से बाहर निकाल फेंक देते हैं, लेकिन उनके पीछे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉज और कई तरह की उंगलियां उठेंगी। पर ये कहते हुए भी संविधान में जो प्रोविजंस हैं इसके खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए इन सारे लोगों का जो हजारों की तादाद में है ये भी, पर हमारे ही अपने देशवासी हैं, इन्हें भी रिसेटल करने का जो जिम्मा है वो हमारा है। ये सब पॉलिसी मैटर्स है और ये पॉलिसी से ही सॉल्व हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं वायलेंस से कभी कुछ सुलझ नहीं सकता, कुछ हासिल नहीं हो सकता, कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता, और बातचीत से ही सब कुछ सुलझा जा सकता है, सब सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही आज इंटरनेट का जमाना है, कोई भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको भी याद रखनी चाहिए कि पॉलिसीज, प्लान्स और स्टेप्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कार्बी एरिया में जो नॉन इंडिजिनियस लोग रह रहे हैं, आपको भी शांति बहाली में साथ देना होगा। आपके तरफ से हिंसक और भड़काऊ कदम सिचुएशन को और बिगाड़ सकती है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये कार्बी को चाइनीज बताना, उल्टा उन्हें ही गो बैक बोलना, हालात को सुधारने के बजाय आप बिगाड़ देंगे। आप एक बात समझ लो भाई, कानूनन आपका एनक्रोचमेंट गलत है, बाकी ये देश हमारा है, इसे हमें ही बचाए रखना है। जय हिंद।